हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। मैं राहुल उपाध्याय। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आपको कराए थे और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैंने आपको गवर्नमेंट बजट का टर्म 1 का पहला टॉपिक करा दिया था। मैंने बोला था गवर्नमेंट बजट में बजट रिसिट्स वाला पोर्शन, अगर आप पार्ट 1 मेरा वीडियो देखें तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट अपनी बजट रिसिट से कैसे पैसे अर्न करती है। आज हम लोग पार्ट 2 में लेकर आए हैं कि बजट एक्सपेंडिचर की स्टोरी। आइए हम लोग सभी बजट एक्सपेंडिचर के बारे में समझते हैं। बच्चों, बजट एक्सपेंडिचर जैसे कि बजट रिसिट्स के बारे में मैंने बोला था, बजट रिसिट इज द ऑल सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर भी आपका ऑल सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट जहां जहां भी खर्चा करती है उस सारे खर्चे के एस्टिमेशन को हम लोग बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये जो बजट एक्सपेंडिचर, जिसका मैंने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बोला ऑल सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको हम दो कैटेगरी में बच्चों डिफाइन कर लेते हैं, दो कैटेगरी में स्प्लिट कर देते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर होता है विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। बालको बड़े ध्यान से समझ लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके होने के बाद ना तो गवर्नमेंट की बेटा कोई एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम होती है। ऐसे सारे खर्चे जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पर करती है, जिसके होने और ना होने से एक्सपेंडिचर और एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, वो सारे ही खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है विच आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, सर आपने तो बताया ये वो खर्चा जिससे एसेट्स लाइबिलिटी हैम्पर नहीं होता और ये वो खर्चा जिससे या तो एसेट्स बनता है या लाइबिलिटी कम होता है। जैसे मैं कुछ छोटे से एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, सरकार ने स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स अलॉट कर दिया, खर्चा करा, तो बेटा उससे उनकी एसेट्स क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, एसेट्स क्रिएट हो गया। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स अलॉट कर दिए, वो उनका कौन सा खर्चा है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर हमारे देश की गवर्नमेंट पेंशन के ऊपर खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च कर रही है, या फिर अदर जनरल एक्सपेंसेस कर ले, पार्लियामेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो डेली रूटीन के खर्चे हैं। और बेटा वो सारे जो एग्जांपल होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहा है या पेंशन दे रही है, या फिर मैं बोलूं कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है। तो ये सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के ऊपर जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे किए जाते हैं, वो सारे ही खर्चे दोस्तों रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो आपको मेरा फर्स्ट पॉइंट बड़े क्लैरिटी से समझ आना चाहिए कि दोस्तों रेवेन्यू से ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है, रिड्यूस होता है। बट एक कैपिटल से कुछ ना कुछ हो जाता है। कुछ एग्जांपल मैंने शेयर कर दिया। पॉइंट नंबर सेकंड, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर वो रेगुलर नेचर का है। बिल्कुल याद रखना सर, इसका जो नेचर है रेगुलर एंड रिकरिंग है। मतलब सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, अपने रूटीन फंक्शनिंग के लिए ये खर्चे करने ही करने पड़ते हैं जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, राइट। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बच्चों इररेगुलर नेचर का है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर दिन ये गवर्नमेंट कर रही है, ये कभी कभार करती है और कभी कभार नहीं भी करती। इररेगुलर पैटर्न के ये खर्चे होते हैं और ये रेगुलर पैटर्न के होते हैं। थर्ड पॉइंट, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेगुलर है, तो सरकार जो खर्चा करती है पैसा कहां से लाती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन। पैसे लाने का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो सोर्स है वो होता है बेटा रेगुलर इनकम का सोर्स, मतलब रेवेन्यू रिसिट्स। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिट्स का यूज करती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को
मीट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो सोर्स है जहां से फंड्स अरेंज होते हैं दैट इज कैपिटल क्या बेटा रिसिट्स, राइट। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा डिफरेंस समझ सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जांपल की फॉर्म में इसकी मीनिंग से या फिर इसके नेचर के थ्रू 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन जहां जहां से भी आएंगे वो मैं सब आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आइए इसके बाद, सर आपने बजट के एक्सपेंडिचर तो बता दिए। बजट एक्सपेंडिचर 2 तरीके का है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। बट बजट कितने टाइप का होता है? जब फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हमारी गवर्नमेंट की बजट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मतलब मैं आपसे कुछ ये बातें बोल रहा हूं। मैंने आपको यहां पर बताया सर गवर्नमेंट बजट के मेन 2 पार्ट्स मैंने आपके साथ स्प्लिट कर दिए। एक होता है बजट रिसिट्स और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स के 2 पार्ट स्प्लिट हुआ, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स बच्चों, और दूसरा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्ट 1 के वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको जो रिसिट्स वाली साइड है वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बजट होता है गवर्नमेंट बजट, ये सब उसका स्ट्रक्चर है। ये गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है बेटा सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट। याद रखिएगा बच्चों, 3 तरीके के बजट हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट किए जाते हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बहुत बढ़िया सर, बजट 3, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बट सरप्लस क्या होता है? यार नाम से ही पता लग रहा है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, मतलब एक्सेस। बट किस चीज का एक्सेस? सरप्लस बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की बजट रिसिट्स आर मोर देन बजट एक्सपेंडिचर। मतलब भाई साहब देश के पास पैसा, एस्टिमेटेड पैसा आ ज्यादा रहा है, खर्चा कम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बजट सरप्लस। बजट बैलेंस कब होगा? बैलेंस बजट उसे बोलते हैं सर जिसमें बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट रिसिट। जितना कमाया उतना खर्चा करने का प्रेडिक्शन हम लोगों ने कर दिया, एस्टिमेट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। और डेफिसिट बेटा, डेफिसिट तो नाम से बता रहा है जी, घाटा हो गया, लॉस में हो गए, तो डेफिसिट मतलब घाटा। और आपको घाटा जब ही होगा दोस्तों जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा गवर्नमेंट की किससे? रिसिट से। मतलब बजट एक्सपेंडिचर आर मोर देन बजट रिसिप्ट आर कंसीडर एज इन डेफिसिट बजट, राइट। तो बजट के प्रेजेंटेशन करने के 3 पार्ट होते हैं, बट हम दोनों को इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर बैलेंस या सरप्लस बजट आता है बच्चों, अगर बैलेंस या सरप्लस बजट आता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, यहां पे पैसा ज्यादा है और यहां पर जितना आना चाहिए उतने खर्चे का प्लान है, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब इकोनॉमी के पास किसकी कमी भाई? पैसे की, रोकड़े की। जब पैसा देश में कम होता है तो इकोनॉमी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उस प्रॉब्लम के डेफिनेशन भी 3 तरीके की है। ये डेफिसिट्स भी बच्चों अगर मैं क्लासिफाई कर दूं तो ये डेफिसिट बजट 3 तरीके का आता है। एक आता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक आता है फिस्कल डेफिसिट, और एक आता है बच्चों आपका प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी क्या बच्चों? डेफिसिट। ये 3 तरीके के डेफिसिट हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। हम केवल इनका मीनिंग जल्दी से समझ लेते हैं। सर मीनिंग क्या है? और बात की कहानी है कि सर इनका क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई इंपैक्ट भी है, वो भी हम डिस्कस करने वाले। सर रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट का ऐसा डेफिसिट है जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिट्स। मेरी कहानी को समझो। रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का वो घाटा है, वो डेफिसिट है जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू रिसिट्स कम होती है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। बच्चों फिस्कल डेफिसिट हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा लॉस है, और ये फिस्कल डेफिसिट को प्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें बजट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल, मतलब रेवेन्यू कैपिटल दोनों आ गया भाई, जिसमें बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है बजट रिसिट से, इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। बट एक बात याद रखना, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। मैंने एक वर्ड यहां एक्स्ट्रा बोला है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, मतलब बोरोविंग को आप इनकम का पार्ट कंसीडर मत करना, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट को निकालने का दोस्तों तरीका, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिट्स। तीसरा डेफिसिट प्राइमरी। सर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है?
सर प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें केवल ये पता लगता है कि गवर्नमेंट को अदर देन बोरोविंग्स क्या पैसा देना है, और बोरोविंग के अलावा जो एक नया डेफिसिट होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट का होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारी इकोनॉमी को ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को बोरोविंग्स के अलावा कितना और एक्स्ट्रा पैसा इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट देना है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर अभी तक आप मेरी छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें तो मैंने इस वीडियो में अभी आपको शेयर जो करा है वो केवल ये करा है कि सर ये बजट को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, और ये डेफिसिट बजट 3 तरीके का होता है, रिवेन्यू, फिस्कल एंड क्या बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा। आइए हम फटाफट से रिवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन समझ लेते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। यार कोई भी डेफिसिट, किसी भी तरीके का डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए कोई पॉजिटिव नहीं होता। अगर मेरा खर्चा ज्यादा इनकम कम है तो ऑब्वियसली मैं किसमें हूं, डेफिसिट में हूं। और डेफिसिट में होने के कारण ना तो मेरी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ना ही जीडीपी बढ़ेगा, ना ही इंप्लॉयमेंट आएगा, ना ही इकोनॉमी स्टेबल रहेगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद डेफिसिट, राइट। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशन करा रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट के होने से इकोनॉमी में क्या नुकसान होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन। हाँ भाई बच्चों, क्या आपको रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग दोबारा बताऊं? समझ आ गया होगा। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिर से आएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अन्यथा आप 1 नंबर गवा देंगे। रेवेन्यू डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन, रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है, दिखाता है, इंडिकेट करता है क्या चीज, कि गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट देयर रेगुलर एक्सपेंडिचर। भाई साहब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन पर भी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है कि वो अपने रेगुलर नेचर के खर्चों को पूरा कर सके। गवर्नमेंट अपने डेली रूटीन के एक्सपेंसेस करने को भी लाइबल नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको भी प्रॉपरली चला सके। ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही इनेबिलिटी की सिचुएशन को दिखाता है। सेकंड, रेवेन्यू डेफिसिट एक और चीज इंडिकेट करता है, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ डिस सेविंग। गवर्नमेंट की सिचुएशन बड़ी खतरनाक है और वो सिचुएशन भाई साहब डिस सेविंग की है। अब आप कहोगे सर ये नया वर्ड आपने लिख दिया डिस सेविंग, इसका मतलब, डिस सेविंग का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम का लेवल कम होता है और कंजम्पशन का लेवल ज्यादा होता है। बहुत सिंपल सी बात, गवर्नमेंट कम रही है और खर्चा ज्यादा कर रही है। कंजम्पशन का मतलब है एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा कर रही है, इनकम कम कमा रही है, इसका मतलब वो डिस सेविंग्स में। मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूं, भाई मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैं 1.5 लाख का खर्चा कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 50,000 तो मैं हमेशा नेगेटिव में ही रहूंगा ना। तो वो नेगेटिव की जो सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग, मतलब इनकम कम और खर्चे ज्यादा। तीसरा इंप्लीकेशन, अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो भाई लोगों इस रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को सही भी करना है, और इसके मेकअप करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इनकम का दूसरा सोर्स। सभी को पता लग गया होगा, दूसरा सोर्स होता है कैपिटल रिसिट्स। अब आप कहोगे सर ये कैपिटल रिसिट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिट्स गवर्नमेंट की वो इनकम होती है, कैपिटल रिसिट गवर्नमेंट की वो इनकम होती है जो लायबिलिटी एसेट्स को हैम्पर करती है, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा। बेटा कैपिटल रिसिट्स अगर हम यूज करेंगे ना तो इसके भी साइड इफेक्ट होंगे बेटा। या तो बेटा मैं बोरोविंग्स के थ्रू पैसे का अरेंजमेंट कर लूंगा, अगर बोरोविंग के थ्रू नहीं करता तो बेटा मैं डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू करूंगा। अब आपके अंदर इतना तो दिमाग है ही, अगर भाई मैं अपने घाटे को रिकवर करने के लिए मैंने इस्तेमाल करा बोरोविंग, तो भाई साहब फ्यूचर की लायबिलिटी बढ़ेगी। मुझे फ्यूचर में जिससे उधार लिया होगा उसको पैसा चुकाना भी है, तो फ्यूचर लायबिलिटी बढ़ गई। और डिसइन्वेस्टमेंट करा, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल ऑफ एसेट्स। अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच दूंगा तो याद रखिएगा इससे मेरी एसेट्स कम हो जाएगी। तो आप कहोगे सर तो क्या होगा? भाई बोरोविंग से लायबिलिटी बढ़ रही है और एसेट्स को बेच के अगर पैसा ला रहा हूं तो क्या हो रहा है? एसेट्स कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी की फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कम कर सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो देश की होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम।
ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। मैंने फोर्थ पॉइंट क्या शेयर करा, अगर हमारी इकोनॉमी ने अपने इस डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए तरीका आजमाया, वो भी कौन सा, कैपिटल रिसीट्स का। तो भाई साहब कैपिटल रिसीट से पैसा आएगा, नो डाउट आएगा, डेफिसिट अरेंज भी हो जाएगा, बट बेटा उसके साइड इफेक्ट हैं, और ये साइड इफेक्ट क्या है वो मैंने बताया, और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो सकती है, राइट। लास्ट इंप्लीकेशन, बहुत छोटा सा इंप्लीकेशन सर, कुछ और नेगेटिव, सर बिल्कुल नेगेटिव है। अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इससे हमारी इकोनॉमी में एक नई प्रॉब्लम में आ सकती है जिसका नाम होता है इन्फ्लेशन। आप लोगों के दिमाग में आएगा सर अब इन्फ्लेशन कैसे आ जाएगा। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट घाटे में, गवर्नमेंट घाटे में तो गवर्नमेंट कहेगी भाई साहब खर्चा नहीं चल रहा यार क्या करें, गवर्नमेंट कहेगी टैक्स बढ़ा दो। टैक्स के बढ़ाने से गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन आने से जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी बेटा, कम। मतलब हम गए थे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने, बट हमें रिश्तेदारी में कोई दूसरी प्रॉब्लम भी मिल गई। तो मतलब आप ये समझो अगर हमारी इकोनॉमी में घाटा होता है, डेफिसिट होता है, तो दीज आर द मेन 5 नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। मैं आपको फटाफट से क्विक रिव्यू करवा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। Revenue deficit short, government is unable to meet out their regular expenditure. Government is not in a position to meet out their regular expenditure in the entire economy, right? Point number second, government shows their debt saving position. Government is not in a position to spend more money in the entire economy, right? क्योंकि इनकम का लेवल भाई साहब कम है और खर्चे का लेवल क्या है, ज्यादा। पॉइंट नंबर थर्ड, रेवेन्यू डेफिसिट को सही करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिसीट्स से, बट दोस्तों अगेन एक दुख है, कैपिटल रिसीट से करा तो नुकसान किसका, नुकसान देश का, नुकसान लायबिलिटी बढ़ने का, नुकसान एसेट्स के कम होने का, जिससे दोस्तों हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट के कारण एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इज इन्फ्लेशन। तो अभी हम लोगों ने फटाफट बजट, एक्सपेंडिचर और बजट के टाइप, एंड देन हम लोगों ने डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन कर लिया, राइट। देखो छोटी सी बात बच्चों, टॉपिक्स को प्रॉपरली अगर आपने कवर किया, मैं अभी भी बता रहा हूं टर्म 1 में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, और बच्चों को रियलिटी में यही नहीं समझ आ रहा कि 1 मार्क के क्वेश्चन का हम क्या आंसर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कनेक्ट कर आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। तो 1 मार्क के लिए आप जब भी अच्छा आंसर दे पाएंगे जब आपने चैप्टर को प्रॉपरली रीड करा हुआ है, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सके। अदरवाइज चारों ऑप्शन में से चारों आपको एक जैसे ही नजर आने वाले हैं, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम देगा, राइट। तो आप फटाफट से रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा।